तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया हो। तो आज की क्लास में हमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज आपको बता दें कि आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में बोर्ड में पूछे। ठीक है ना। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री के वही ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम बोर्ड में पूछे। तो बस ये सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, तो बाकी आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। क्या बोले आपसे कि अगर आप लोग इस सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो बाकी आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिस्ट्री का जो पांच मॉडल सेट लेकर कर आएंगे हम। इसमें से आज का पहला मॉडल सेट जो है फर्स्ट है हमारा। ठीक है। इसी तरह हम लोग 5 मॉडल सेट कराए जाएंगे। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक याद करना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे, तगड़े प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक याद कर ही लेना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तरफ पढ़ते हैं कि आज हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना तो पढ़ना क्या है। ठीक है ना। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इवनिंग एवरीवन, प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल एसडीएम आर्ट्स क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए और अपने मन लगाकर पढ़ाई को खूब अच्छे तरीके से करते रहिए। तो सो दोस्तों चलिए हम लोग अपने प्रश्नों को करते हैं। अगर आप लोग से दोस्तों एक बात और बता दें कि अगर जो भी विद्यार्थी नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग अपने चैनल एसडीएम आर्ट्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये जो संस्था हो जाए आपको बेस्ट रिजल्ट दिला के ही रहेगी। बस जितना बताया जाए उतना ही आपको करना है, जितना बताया जाए उतना ही आपको करना है। बाकी कोई कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। इसकी जो क्या है 100% गारंटी हम देते हैं। ठीक है ना। बस आपको जितना बताया जाए उतना ही करना है, इसकी 100% गारंटी हम देते हैं। ठीक है ना। बस इतना कर लेना है, कर लेते चलना है, जो कि बाकी हम हमेशा आपके साथ है। जितना बताएगा उतना करना है, बाकी हम हमेशा जो है आपके साथ है। जो भी आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड समस्या होगी उसकी समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है ना। तो बस आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, फर्स्ट प्रश्न संख्या 1 है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। दांडी यात्रा का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। यानी हमारा ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना समय गवाए हम लोग सभी प्रश्नों को तेजी में करते चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था। जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 1817 में हुआ था। कब हुआ था, 1817 में लॉटरी कमेटी का गठन हुआ था। यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना विद्यार्थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 150, 200, 250 या फिर 389 थे। जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389। यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 4 है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासक की किस योजना का परिणाम था। भारत विभाजन ब्रिटिश शासक की किस योजना का परिणाम था। जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि माउंटबेटन योजना। क्या था, माउंटबेटन योजना। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हमारी राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे तगड़े प्रश्न मिलेंगे, वो जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न आपको तगड़े के मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या बोला कि घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ मिला। आपको बताना कि घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ मिलेगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों का पता होगा कि घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ मिले, तो सूतकांगे डोर में मिलेगा। कहाँ मिला, सूतकांगे डोर। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। काफी आसान प्रश्न, काफी लाजवाब प्रश्न पूछ रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है धौलावीरा। यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर नागदक्षत ने की थी। जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था। किसने किया था, बिंबिसार ने। यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे 7 का। ठीक है ना। चलिए है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। तो जैसे कि हम सभी को पता होगा कि 4 प्रकार का, कितना, 4 प्रकार का है। यानी आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, है ना। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों आपके सामने है कि फेंगसांग किस देश का यात्री था। फेंगसांग आपको बताना कि किस देश का यात्री था। जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि फेंगसांग किस देश का यात्री था, तो चीन का यात्री था। राइट बोले आप सभी। ठीक है ना, चीन का यात्री था फेंगसांग। यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 10 नंबर प्रश्न है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था। आपको बताना कि अकबर के दरबार का जो प्रख्यात गायक था वो कौन था। जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि अकबर का दरबार का जो प्रख्यात गायक था कौन था, तानसेन
तानसेन था। कौन था? तानसेन ही था। यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी? अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? जैसे कि हम सभी को पता होगा, काफी आसान प्रश्न है कि मेगास्त्री ने किया था। किसने किया था? मेगास्त्री ने किया था। यानी कि हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्राचीन भारत, पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? जैसे कि हम सभी को पता चल रहा है कि अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था धर्म का शुरुआत। चलिए यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना विद्यार्थी। चलिए 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या पूछ रहा है? 13 कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर किया था? किस नदी के संगम पर किया था? गंगा, सोन, पूर्व या इनमें से सभी थे? जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि इन सभी नदियों में के संगम पर किया था। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो उदय ने किया था। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी? आपके स्क्रिप्ट पे क्या पूछ रहा है कि किसने अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? भूमि दान मतलब बोला जाए कि दान स्वरूप में भूमि को दान दिया जाता है, उसे बोला जाता है भूमिदान। जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि भूमिदान किसके उल्लेख में मिलता है? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना विद्यार्थी। चलिए हम सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते चलेंगे और तेजी में करते चलेंगे, क्योंकि हम लोग के पास, हम सभी को पता होगा कि हम लोग के पास अब बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है ना। इसलिए हम सभी प्रश्नों को क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक याद करते चलेंगे, क्योंकि अब जो समय गया है तो समझ लीजिए कि आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम पे हमला पड़ेगा। इसलिए आप लोग सभी क्या करेंगे? सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिएगा। ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर पुष्यमित्र शुंग के? जल्दी बताइए कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था तब? हम सभी को पता होना चाहिए जो मेगास्थनीज भारत आया था वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यानी आपका ऑप्शन ए क्या जाएंगे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या पूछ रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? जल्दी बताइए किस राजवंश ने? तो राष्ट्रकूट ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने। यानी आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या पूछ रहा है बाबू की महाभारत युद्ध में कितने दूर तक चलती है? हम सभी को पता है कि महाभारत युद्ध जो 18 दूर तक चला था। यानी आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं विद्यार्थी कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई? किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि वंशानुगत जो है वो जाति में परिवर्तन कब हो गई? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तरी वैदिक काल में। किसमें? उत्तरी वैदिक काल में। यानी आपको ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया? काफी आसान प्रश्न है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया? तो कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसे सब्जेक्टिव में भी याद कर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर भी प्रश्न पूछने का चांस है। ठीक है। 2 नंबर भी प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है सब्जेक्टिव में, इसलिए आप लोग इस सभी विवाहों का नाम भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि गंधर्व विवाह किया था। कौन विवाह किया था? गंधर्व विवाह किया था भीम ने हिडिंबा के साथ। यानी आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई थी आखिर में कहाँ हुई थी? जल्दी बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। किसके काल में? किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु की। यानी ये भी साथ में याद करते चलिएगा। ठीक है। यानी हमारा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी कि तलबंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म होता है? जल्दी बताइए कि तलबंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि तलबंडी में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। यानी आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे विद्यार्थी आपके स्क्रीन पे है कि आपका आत्मा का पूर्ण जन्म मुख्य विषय क्या है? आत्मा का पूर्ण जन्म मुख्य विषय क्या है? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौशिकी उपनिषद का कोई क्या है? कौशिकी उपनिषद क्या है? यानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग सभी ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक नहीं देंगे, बस हमारा जो करेक्ट आंसर है उसी पर हम लोग डायरेक्ट फोकस करेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि युद्ध के उपदेशों का संकलन है। युद्ध के सॉरी यहाँ पे बुध होगा। क्या होगा? यहाँ पे बुध होगा, युद्ध नहीं होगा। ठीक है ना। बुध के आपको बताना है कि बुध के उपदेशों का संकलन जो है वो क्या है? जल्दी बताइए कि बुध के उपदेशों का जो संकलन है वो आखिर में क्या है? जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि सूत पिटक है। क्या है? सूत पिटक में जो है बुध के उपदेशों का संकलन मिलता है। पूछ रहा है कि बुध के उपदेशों का संकलन जो है वो किस में मिलता है? तो सूत पिटक में मिलता है। ठीक है ना। चलिए
पिटक जो है 3 प्रकार के पिटक होते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और विधान पिटक, ठीक है ना। चलिए बुध है 3 प्रकार के पिटक जो है 3 प्रकार में बुध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं विद्यार्थी कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि सांची जो है मध्य प्रदेश के जिला में है, आखिर किस जिले में स्थित है, जल्दी बताइए। रायसेन में है या सागर में, फिर भोपाल में, जैसे कि हम सभी को पता होगा कि रायसेन में है। कहाँ है रायसेन जो है सांची के मध्य प्रदेश के जिले में पड़ता है, यानी आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना विद्यार्थी। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन में पूछ रहा है कि कालिदास भावभूति एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, जल्दी बताइए। कालिदास भावभूति एवं बाणभट्ट जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, जैसे कि हम सभी को पता होगा कि किस धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए, जल्दी बताइए कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए, 100, 50,000, 64,000, फिर 84,000। हम सभी को पता होगा कि 84,000 कितने, राइट आंसर आप सभी का डी। जितने भी विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं राइट आंसर है, ठीक है ना। कमेंट करते चलिएगा साथ में, जो भी प्रश्न आपको याद होगा तो उसके कमेंट करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, कमेंट करने से आपकी याददाश्त मजबूत होती है, आपके दिमाग में जो विकसित होती है क्या है, तो सोचने समझने की क्षमता आपके दिमागों में विकसित होती है, ठीक है ना। चलिए इसलिए आपके दिमाग में जो भी इसका राइट आंसर है डायरेक्ट कमेंट कर दे रहा है, अगर आप लोग देख भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उसको कमेंट कर देना है, क्योंकि आपके दिमाग में हमारे बताने से पहले क्या है आंसर घूमने लगा, चलने लगा था, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इससे कमेंट करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए ये 28 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तहकीक हिंद जो है किसकी यात्रा वृत्तांत है, अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक या फिर मार्को पोलो। जैसे कि हम सभी को पता होगा कि तहकीक हिंद जो है वो किसकी यात्रा का वृत्तांत है, तो हम सभी को पता होगा किसकी यात्रा का वृत्तांत है, तो अल बरूनी का, किसका, तो अल बरूनी का, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना विद्यार्थी। चलिए 28 नंबर प्रश्न कर चुके हैं हम लोग, 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं ना। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, काफी आसान प्रश्न और काफी लाजवाब प्रश्न है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री जो है वो भारत आए थे, जल्दी बताइए। आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा। जैसे कि हम सभी को पता हुआ गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, फयाज आया था। कौन आया था, फयाज जो था वो चीनी यात्री जो भारत आया था, ठीक है ना। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी की उस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन है, हम सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस का, किसका कथन है, सुभाष चंद्र बोस का कथन है, यानी हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपके दिमागों में ऐसे प्रश्न बैठा दिया जाएंगे कि आपके दिमाग से बाहर जा ही नहीं सके। कभी जो बोलते हैं ना कि जो भी याद किया जा रहा है उस डायरेक्ट हमारे दिमाग से सर निकल जा रहा है, मतलब हम लोग को पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, कल गायब हो जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो के इस क्लास के माध्यम से जो भी आपकी संस्था है ना, इसके संस्था के माध्यम से आपको ऐसा ही पढ़ाया जाता है जो कि आपके दिमाग में डायरेक्ट बैठ जाएंगे, आपके दिमाग से बाहर हट भी नहीं सकते, कभी नहीं जा सकते हैं। जब आप इसका उपयोग करेंगे तब आपका उपयोग इसको आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपके दिमाग में ऐसे बैठा दिया जाएगा सभी प्रश्न कि आपके दिमाग से बाहर जा ही नहीं सकते। इसलिए आप लोग बस ध्यानपूर्वक क्या करना है, सुन लेना है, बस ध्यानपूर्वक बातों को हमारे सुनते चला है, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ये सभी प्रश्न, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 31 क्या पूछ रहे हैं विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन जो अपने यात्रा वृत्तांत में किया था, आखिर में कौन किया था, हम सभी को पता होगा कि किसने किया था, तो इब्न बतूता ने जो है अपने यात्रा की वृत्तांत में क्या किया था, डाक व्यवस्था का वर्णन किया था, यानी आपको ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी, मेरे साथी मेरे दोस्त कि पूछ रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस जो किस मुगल शासक के दरबार में आया था, हम सभी को पता होगा कि जहांगीर के शासनकाल में जो वो आया था कैप्टन हॉकिंस, यानी आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्त, आपके स्क्रीन पे है, क्या पूछ रहा है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है, गुरु नानक का संबंध जो है किस धर्म से है, सिख से है, राइट बोले आप सभी का आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सिख से है गुरु नानक का संबंध, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 33 का। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं विद्यार्थी कि सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, सलीम चिश्ती का जो दरगाह स्थित है आखिर में कहाँ स्थित है, काफी आसान प्रश्न है। जैसे कि हम सभी को पता होगा कि सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है, सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है, यानी हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। लेकिन वही आपसे पूछे अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूछे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूछे तो कहाँ बताइएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूछे तो अजमेर में बताना है, कहाँ बताना है, अजमेर में बताना है, किसका, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। अगर और सलीम चिश्ती का पूछे तो कहाँ बताना है, तो आगरा में। ये प्रश्न जो है ध्यानपूर्वक रख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो क्या होते हैं कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना।
क्या हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पूछेगा तो कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। और वही सलीम चिश्ती का दरगाह पूछे तो कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है, ठीक है। चलिए हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछ रहे हैं विद्यार्थी कि अंडाल का सही परिचय क्या है। अंडाल का सही परिचय क्या है, और सही परिचय मतलब बताना क्या है, ये अलवार स्त्री थी, ये पुरुष था या फिर नायक था या फिर पुरुष था या फिर इसमें से रखी थी, जल्दी बताइए कि अंडाल का सही परिचय वो क्या था। जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए कि अंडाल क्या थी, एक स्त्री थी। क्या थी, अंडाल एक स्त्री थी। अंडाल का परिचय जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अंडाल एक प्रकार की स्त्री थी, ठीक है ना। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी, काफी आसान प्रश्न और काफी लाजवाब। पूछ रहा है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। विष्णु जो भगवान को अपना पति कौन मानती थी, हम सभी को पता होगा अंडाल जो थी वो विष्णु को अपना पति मानती थी। कौन मानती थी, अंडाल। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना विद्यार्थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अंडाल जो है विष्णु को अपना पति मानती थी। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। काफी लाजवाब प्रश्न और काफी मतलब बोले तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, जल्दी बताइए। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, कबीर, गुरु नानक, बल्लभाचार्य या फिर मीरा को। जल्दी बताइए कि काशी में किसका जन्म हुआ था। आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए काशी में किसका जन्म हुआ था, तो गुरु कबीर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, कबीर का जन्म हुआ था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्त, आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है। सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है, हम सभी को पता होना चाहिए कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फतेहपुर सीकरी का राजधानी किसने बनाया था। फतेहपुर सीकरी का राजधानी जो है वो किसने बनाया था, हम सभी को पता होना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी, तो अकबर ने बनाया था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या पूछ रहे हैं आप, 40 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं गोपुरम का संबंध किससे, गोपुरम का संबंध मंदिर से। किससे, गोपुरम का संबंध मंदिर से। यानी आपका ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। कितना आसान प्रश्न था, ठीक है ना। इसलिए चलिए अमुत्य किसने लिखी थी, अमुत्य जो है बाल्यवाद किसने लिखी थी, जल्दी बताइए। काफी आसान प्रश्न, काफी लाजवाब प्रश्न है। हम सभी को पता होना चाहिए कि अमुत्य बाल्यवाद की किसने लिखी थी, तो कृष्णदेव राय ने। किसने, कृष्णदेव राय ने। आप सभी का जितना भी विद्यार्थियों का ऑप्शन डी राइट आंसर आ रहा है, तो सभी का राइट आंसर, जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कर रहे हैं राइट आंसर है कृष्णदेव राय, ठीक है। चलिए दीन इलाही संबंधित है, दीन इलाही जो है किससे संबंधित, जल्दी बताइए। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाह, औरंगजेब। जल्दी बताइए कि दीन है इलाही जो है वो किससे संबंधित है। हम सभी को पता होना चाहिए कि जो दीन इलाही संबंधित है वो किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 42 का 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीन ए इलाही संबंधित किससे है, जल्दी बताइए। तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है, अकबर से संबंधित है। यानी अब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 43 नंबर पे क्या पूछ रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने किया था। और किसने किया था तंबाकू का सेवन, बोले तो सुरती किसका सेवन किया था, मतलब सुरती का सेवन जो सर्वप्रथम किसने, कौन सम्राट ने किया था, तो अकबर ने किया था। यानी आपका डी राइट आंसर होगा। और बोले तो उसमें तंबाकू का रोक लगाने वाला कौन था सम्राट, तंबाकू पर रोक लगाने वाला कौन था, तो इसी का बेटा था। कौन था, इसी का बेटा था जहांगीर था। उसी ने क्या किया था, रोक लगाया था तंबाकू को, ठीक है ना। इसे भी आप लोग याद करते चलिए, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि आइन ए अकबरी पूछ रहा है कि आइन ए अकबरी पूछ रहा है कि आगे अकबरी के अनुसार सिंचाई करने वाले क्षेत्रों में कुल फसलों की होती थी, कुल फसलें कितनी होती थी, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष या फिर 7 होती थी। आपको बता रहा है कि आइन अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में प्रति वर्ष कुल कितने फसलें होती थी। यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा कि प्रति वर्ष कुल कितने फसलें होती थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आइन अकबरी के अनुसार कुल 3 फसलें होती थी प्रति वर्ष में, 3 फसलें। यानी आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी की फरगना मुगल काल में था। फरगना मुगल काल में क्या था, समझिएगा यहाँ प्रश्न को समझिएगा कि फरगना मुगल काल में आखिर में था तो वो क्या था, फरगना मुगल काल में क्या था, जल्दी बताइए। एक प्रशासनिक प्रमंडल था, फिर क्या था, जल्दी बताइए कि फरगना मुगल काल में आखिर में क्या था। तो हम सभी को पता होगा कि एक प्रशासनिक प्रमंडल था। क्या था, एक प्रशासनिक प्रमंडल था। यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे 45 के। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, 46 नंबर की अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे। अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक
कौन थे? हम सभी को पता होगा कि क्या थे, कौन थे? अकबर आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? हम सभी को पता होना चाहिए कि बेबरी थे, या फिर जेरेट, या फिर ब्लैकमैन, या फिर इनमें से सभी। तो हम सभी को पता होगा कि इनमें से सभी थे। कौन थे? इनमें से सभी जो थे आईन अकबरी, अकबरनामा और आईन अकबरी के अनुवादक थे। ठीक है ना, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है, साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? जल्दी बताइए कि साम्राज्यवादी इतिहासकार जो है आखिर में कौन है? तो हम सभी को पता होना चाहिए कौन है। तो W.H. मोरेलैंड है। कौन है? W.H. मोरेलैंड, यानी आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा सभी प्रश्नों को। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक आप भी सभी प्रश्नों को क्या करना है? पढ़ते चलना और याद करते चलेगा। ठीक है, चलिए अगर जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होंगे उसे नोट करके याद कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए का हो सकता है कि वही भी प्रश्न आपसे पूछ दे। ठीक है ना, चलिए क्या पूछ रहा है कि जीतल क्या है? जल्दी बताइए कि जीतल क्या है? शस्त्र है, बाद में अंतर सिक्का है, उपाधि है। जल्दी बताइए कि जीतल है आखिर में वो क्या है? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जीतल एक प्रकार का सिक्का है। क्या है? जीतल एक प्रकार का सिक्का हुआ करता था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं विद्यार्थी कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह जो है वो आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो हम सभी को पता होगा औरंगजेब जो था वो आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है बाबू? 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन जो है अकबर का समकालीन था? निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन जो है अकबर का समकालीन था? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम सभी को पता होना चाहिए कौन था? तो बदायूनी था जो अकबर का समकालीन था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं बच्चे कि अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बाबुलो की मुगल सम्राटों में सामान्यतया क्या महानतम सम्राट माना जाता है? मुगल सम्राटों में सामान्यतया का महानतम सम्राट माना जाता है, कौन माना जाता है? जल्दी बताइए। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन अकबर को। किसको? जलालुद्दीन अकबर को, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी कि सुलह कुल का अर्थ क्या होता है? सुलह ये जो कुल का अर्थ होता है आखिर में क्या होता है? हम सभी को पता होगा कि पूर्ण या फिर सार्वभौमिक शांति बोले तो, या दोनों में से कोई भी बोले तो हो जाएगा हमारा राइट। पूर्ण बोले तो या सार्वभौमिक शांति बोले तो, यानी आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सुलह कुल का अर्थ होता है। ठीक है ना, चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? मुगल कालीन चित्रकला जो है किसके काल पर चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जो मुगल कालीन जो है वो किसके काल पर चरमोत्कर्ष पहुंचा था? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जहांगीर के काल में क्या पड़ता था? चरमोत्कर्ष पहुंचा था, यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थी। अगला प्रश्न क्या पूछा है मेरे दोस्त कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? हम सभी को पता होना चाहिए कि अकबर के आग्रह पर जो है गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूंनामा, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है मेरे दोस्त की दारा पूछ रहा है कि दारा ए शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। आपको तो बताना है कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? जल्दी बताइए। दारा और आगरा के साथ दारा और शाहजहां के पास जो है आगरा में रहती थी, आखिर में कौन रहती थी? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जहां आरा जो थी वो आगरा में रहती थी, दारा और शाहजहां के साथ रहती थी। कौन? तो जहां आरा रहती थी। ठीक है ना, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त कि भारत में सुलह कुल की नीति पूछ रहा है कि भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? हम सभी को पता होना चाहिए कि अकबर ने किया था। किसने किया था? भारत में सुलह कुल की नीति का मतलब प्रतिपादन, यानी आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी? आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? हम सभी को पता होना चाहिए कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। आप सभी को पता होगा, हम जानते थे, आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर पता होगा, कमेंट भी करते चलिएगा। ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा इसके आंसर जो हमें पता था। ठीक है ना, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन डी राइट आंसर है सभी का राइट आंसर है। चलिए 58 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किससे जुड़ा था? हम सभी को पता होना चाहिए कि अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा था? कार्नवाली से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? कार्नवाली से, यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे 58 का। चलिए 59 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था
क्या जो था जो शक्तिशाली जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता था? जल्दी बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जो राजा था वो राजा हमारा राइट आंसर। जो कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था, शक्तिशाली मतलब बोले तो शक्तिशाली जमींदार को जिसके पास जमीन की संख्या काफी अधिक हो उसे राजा बोला जाता था। यानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या पूछ रहे हैं कि महाराजा मेहताब चंद्र जीवन काल क्या था? महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल जो था वो क्या था? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हमको क्या हो जाएगा, हम सभी को पता होना चाहिए कि 1820 से 1869 तक, 79 तक, सॉरी 1820 से 1879 तक, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे 60 के। चलिए 61 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी कि बंगाल और बिहार पूछ रहा है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता था? हम सभी को पता होना चाहिए कि बंगाल और बिहार का जो अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। यानी आपका बोले तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगी 61 का। चलिए 62 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? हम सभी को पता होना चाहिए कि भारत में बोले तो एक 5वीं रिपोर्ट के अनुसार क्रियाकलापों का संबंध है। यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 63 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था? दक्कन दंगा जो आयोग जो गठित किया था आखिर में कब गठित किया गया था? हम सभी को पता होगा कि 1875 में। कब? तो 1875 में किया गया था दक्कन दंगा आयोग का गठित। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आवाजें सुनाई दे रही है ना समित, बिल्कुल एकदम बढ़िया से। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगर कोई भी दिक्कत हो आवाजें में तो कमेंट करते चलिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी कि व्यापकत का सिद्धांत का संबंध है। व्यापकत का सिद्धांत का संबंध किससे है? लॉर्ड कॉर्नर से या फिर डलहौजी से, लिटन से या फिर मिंटो से? जल्दी बताइए। 64 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डलहौजी से संबंध है। किससे संबंधित है? डलहौजी से। चलिए यानी आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को हम लोग तेजी से करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास अब क्या है, समय बिल्कुल भी नहीं है। समझिए कि आप लोग एक रिवीजन के तौर पे है, क्या है, एक रिवीजन भी यहाँ से हो रही है। ठीक है ना, और रिवीजन भी करते चलिए और जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे याद भी करते चलिए। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1857 का विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसे किया गया था? 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व जो किसे किया गया था? जल्दी बताइए। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 65 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सोचिए। हम सभी को पता होगा कि नाना साहब को किसे किया गया था नेतृत्व, किसने किया था? नाना साहब। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 क्या पूछ रहा है कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह जो है वो कब कर दिया था? हम सभी को पता होना चाहिए कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया गया था? कब विद्रोह कर दिया था? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को जो बोला गया ना कि 1857 में जो असफलता का कारण, असफलता क्यों हुई थी हमारे, यही कारण जो है जो 31 मई को क्या किया गया था, निर्धारित समय किया गया था। 31 मई को क्रांति हो गई लेकिन 10 मई को हो गई। अब बताइए 31 मई को होनी थी जो क्रांति वो 10 मई को पहले ही हो गई। तो सैनिक जो क्या थे, सैनिक जो पूरे तरह से क्या थे, संगठित नहीं थे, पूरी तरह से रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे बोलते। इसलिए 1857 की जो क्रांति हुई इसमें हम लोग क्या गए, असफल रहे। यानी आपका ऑप्शन चलिए 66 का यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक याद करते चलिए क्योंकि आपके सब्जेक्टिव प्रश्न में भी क्या हो सकते हैं, काम आ सकते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न में काम आ सकते हैं। चलिए 67 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी जो है किस भाषा का शब्द है? जल्दी बताइए। फारसी, अरबी, उर्दू, संस्कृत? जल्दी बताइए। जो फिरंगी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? हम सभी को पता होना चाहिए कि फारसी का है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का जो शब्द है फिरंगी। यानी आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था? 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी को पता होना चाहिए कि जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी को पता होना चाहिए अंग्रेजों को परेशान किया था वो कौन किया था,
किसने किया था? बख्त वाली ने। ये भी किया था मर्दन सिंह ने या फिर बोधन कुंवर। इनमें से सभी नहीं। जल्दी बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। यानी इनमें से सभी जो था क्या थे? 1857 क्रांति के दौरान सागर आसपास के क्षेत्र वाले के अंग्रेजों को क्या किए थे? परेशान किए थे। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69वां प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी? क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता जो था वो नेपाल गया था? हम सभी को पता होना चाहिए कि नाना साहब सियाराम क्या, तो जैसे कि हम सभी को पता होगा क्रांति के दमन के बाद जो कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? तो नाना साहब भी गए थे और बेगम हजरत महल भी गए थे। यानी आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी माइक में। चलिए क्या पूछ रहा है? 70 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हर्षन ने कहा था कहाँ से गिरफ्तार किया था? जल्दी बताइए। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता जो बहादुर शाह जफर थे उसको हर्षन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि कहाँ से, तो हुमायूं के मकबरे से किया था गिरफ्तार। हुमायूं के मकबरे से किया था गिरफ्तार। यानी आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं विद्यार्थी कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से लेकर और 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था? किसने किया था? जल्दी बताइए कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से लेकर और 1863 ईस्वी तक क्या किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तो हम सभी को पता होना चाहिए किसने किया था? तो महारानी बैजाबाई सिंधिया ने किसने किया था? किसने किया था? 1838 से लेकर 1863 तक जो अंग्रेजों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था वो किसने रचा था? तो महारानी बैजाबाई सिंधिया ने। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 क्या पूछ रहे हैं? 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो बी डी, सवाल को जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी डी सावरकर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी डी सावरकर। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी की 1807 पूछ रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, आखिर में कब की गई थी? भारत की राजधानी जो पहले जो थी वो कलकत्ता थी, अब ये दिल्ली है। पहले क्या थी? कलकत्ता थी, अब नई दिल्ली बनी है। तो आपको बता रहा है कि जो कलकत्ता से जो है नई दिल्ली बनी, आखिर में कब बनी? जल्दी बताइए कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? 9 में, 10 में या 11 में, फिर 12 में? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि भारत की राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली बनी गई थी वो कब बन गई थी? तो 1911 में बन गई थी। कब बन गई थी? 1911 में बन गई थी, कलकत्ता से दिल्ली बन गई थी। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी कि भारत में जिस वर्ष के उपरांत प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरू हुआ था। चलिए आपको शॉर्टकट में समझा दें कि प्रत्येक जो 10 वर्ष में जनगणना होती थी, मतलब बोला जाए तो जनगणना होती थी प्रत्येक नागरिकों को, मतलब प्रत्येक हमारे भारतवर्ष में जनगणना होती थी प्रत्येक 10 वर्षों पर। कितने वर्षों पर? 10 वर्षों पर जनगणना होती थी। लेकिन सर्वप्रथम कब इसका शुरुआत किया गया? कब बोल रहा है कि कब शुरुआत किया? प्रश्न यही पूछ रहे हैं हमसे कि जब 10 वर्ष में जनगणना शुरू किया गया था, आखिर में कब से इसका शुरुआत की गई थी? यही पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है ना। आपको आशा है कि आप लोग समझ गए। तो चलिए बताइए कि इसका जो शुरुआत हुआ था जनगणना का वो कब हुआ था? हम सभी को पता होगा कि 1881 में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी, 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? आपको बताना है कि विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो किस शैली का इमारत है। हम सभी को पता होना चाहिए कि नवगादिक शैली के। क्या? तो नवगादिक शैली, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? गेटवे ऑफ इंडिया की शैली का उदाहरण। गेटवे ऑफ इंडिया की शैली का उदाहरण क्या है? जल्दी बताइए। हम सभी को पता होगा कि इंडो सार्नेसिया शैली जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया शैली का क्या उदाहरण है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे 76 का। चलिए 77 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? 77 नंबर प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा? काफी आसान प्रश्न, काफी मस्त प्रश्न बोले तो, और काफी इंपोर्टेंट। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है किसकी आत्मकथा? हम सभी को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी। किसके? महात्मा गांधी, जिसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गांधी इरविन पूछ रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था आखिर में कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक बस याद करते चलिए, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं आपको जो प्रश्न अगर आपको याद नहीं होगा तो नोट करके इसे हर हाल में क्या कर लेना, याद कर लेना। पूछ रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? यही नील आंदोलन था। क्या था? नील आंदोलन जो था वो पहला जन आंदोलन था, महात्मा गांधी द्वारा किया गया। ठीक है ना, चलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? जल्दी बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? नमक आंदोलन कब हुआ था? अगर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। ठीक है ना, इसका पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। अगर आपको बता दें जो असहयोग हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और आपको कमेंट करना है जो असहयोग आंदोलन, आपको कमेंट करना असहयोग आंदोलन और नमक आंदोलन जो है वो कब हुआ, दोनों आपको कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका कमेंट करिए। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? यहाँ पे आइए गया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष किया था? जल्दी बताइए। 1920, 22, 30 या फिर 42 में? जल्दी बताइए। राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी को पता होगा असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 क्या पूछ रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो है वो कौन सा कथन आपको बताना है सही है? चलिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन ए में दिया है होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया। राइट आंसर ये भी सही आंसर है। होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन का विरोध किया था या फिर बेवरेज योजना अस्वीकार या फिर तीनों कथन सही है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों कथन जो क्या है सही आंसर है, यानी आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं बाबू कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? जल्दी बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता होगा तो राइट का आंसर कमेंट करते चलिएगा। ठीक है ना, तो आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज का गठन किया था कहाँ किया था? बर्मा में किया था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 83 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के केलोहाल में कब की थी? जल्दी बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने जो हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किया था आखिर में केलोहाल में कब की थी? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1943 को जो है केलोहाल में की थी। कब की थी? 2 अक्टूबर 1943 में, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 84 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय उस समय ब्रिटिश में किस पार्टी की सरकार थी? जल्दी बताइए कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटिश में किस प्रकार की सरकार थी? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी को पता होना चाहिए कि लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। कब? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो कहाँ लेबर पार्टी की सरकार थी? तो ब्रिटिश में, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए 85 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन सी है उस सभी का विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी 1885 में। ठीक है ना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन में क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? हम सभी को पता होना चाहिए कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कौन? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हम सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जितने भी विद्यार्थियों का ऑप्शन ए है सभी के विद्यार्थियों का राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी? जल्दी बताइए कि मुस्लिम लीग ने कब कैबिनेट मिशन पर संवैधानिक योजना को स्वीकृति दी थी? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी को पता होना चाहिए 16 जून 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की क्या की थी? तो संवैधानिक योजना को स्वीकृत की थी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं विद्यार्थी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? आपको बताना कि 24 जनवरी 1950 को था, उस संविधान सभा में कितने जो सदस्य थे वो क्या किए थे? संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए थे, यानी हमारा बता दें आपको कि 284 जो व्यक्ति थे वो संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? हम सभी को पता होना चाहिए
बताइए कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, सर एस्टफोर्ड क्रिप्स भी थे, यानी इनमें से सभी थे। क्यों थे? इनमें से सभी थे, यानी आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आपको बता रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन आपको कमेंट करना कब हुआ था, जल्दी बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? बताइए आपको कब हुआ था? 30 में हुआ था। 1930 में हुआ था। जल्दी आपको कमेंट करना है, इसका तीनों आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछ रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? 32, 34 या फिर 1999 फिर 1942 में हुआ था। पूना समझौता आप दोस्तों को बता दें कि आप सभी को कि पूरा समझौता कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। नहीं सॉरी, 1934 में नहीं हुआ था, 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1932 में पूरा समझौता हुआ। इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न क्या है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 93 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तराधिकीय चौक। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे कि असफल हो रहे बैंक का उत्तराधिकीय चौक। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट कीजिए। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि क्रिप्स प्रस्ताव जो थे, क्रिप्स प्रस्ताव जो थे, उसी के शब्द में क्या कहते हैं? निम्न शब्द कहते हैं। किसने? तो महात्मा गांधी ने, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 क्या पूछ रहा है कि 94 नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या पूछ रहा है कि 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का जो चुनाव हुआ था? 11, 15, 556 या फिर 325। हम सभी को पता होना चाहिए कि 1937 में आपको बताना है कि 1937 में 11 जो प्रांतों के विधायक सभाओं का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है विद्यार्थी? 95 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरदौली, डांडी, चंपारण या फिर बर्दा। जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने जो पहला किसान आंदोलन शुरू किया था, आखिर में कहाँ शुरू किया था? हम सभी को पता होना चाहिए चंपारण में शुरू किया था। कहाँ किया था? बिहार के चंपारण में शुरू किया था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 96 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा जो कांड हुआ था कब हुआ था? जल्दी बताइए कि चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? हम सभी को पता होना चाहिए कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 97 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नमक कानून किसने तोड़ा था? नमक कानून जो है किसने तोड़ा था? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमक कानून किसने तोड़ा था? जल्दी बताइए कि नमक कानून किसने तोड़ा था? हम सभी को पता होना चाहिए कि नमक कानून किसने तोड़ा था? तो महात्मा गांधी ने तोड़ा था नमक कानून, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। चलिए 98 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शहीद ए आजाद किसे कहा जाता है? शहीद ए आजाद यहाँ पे होगा। शहीद ए आजाद किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए इसके राइट आंसर क्या है? शहीद ए आजाद किसे कहा जाता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए। हम सभी को पता होना चाहिए कि सरदार भगत सिंह जो है, सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजाद के नाम से जाना जाता है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 99 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हुआ था, आखिर में कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कब हो जाएगा था? दिसंबर 1916 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में हुआ था। मुस्लिम जो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हुआ था? लखनऊ में समझौता हुआ था, दिसंबर 1916 में हुआ था, यानी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 100 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 100 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है कि फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? फ्रंटियर या फिर सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान को किसे कहा जाता था? किसको कहा जाता? खान अब्दुल खान गफ्फार को कहा जाता था, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों
कराए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। जो भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला क्लास में, ठीक है। अगर आप लोगों को बता दें एक बार दोस्त कि अगर जो भी विद्यार्थी नए होंगे तो प्लीज़ आप अपने चैनल SDM आर्ट्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो संस्था आपको बेस्ट रिजल्ट दिला के ही दम लेगी, ठीक है ना। बस जितना बताया जाए, जितना पढ़ाया जाए उतना ही आपको करना है बस, बाकी कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसकी जो क्या है 100% गारंटी हम देते हैं, इसकी 100% गारंटी हम देते हैं। बस आप लोगों को इतना करना है, कर लेते हैं तो बाकी हम हमेशा आपके साथ हैं। जितना बताया जाएगा उतना आप लोग कर लेते हैं तो बाकी हम हमेशा आपके साथ हैं। जो भी आपको अपने पढ़ाई से समस्या होगी, जो भी आपकी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड समस्या होगी, उसकी समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बस आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। बस खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।